भाग्य बड़ा है या कर्म, यह चर्चा समाज के अंदर चलती रहती है। जब भी कोई व्यक्ति किसी सफल व्यक्ति को देखता है तो अक्सर ये कह देता है कि उसका भाग्य बलवान था, इस वजह से वह सफल हो गया, जबकि लोग यह नहीं जानते कि उसकी सफलता के पीछे परिश्रम का कितना बड़ा रोल है, उसके कर्मों का उसके पीछे कितना बड़ा रोल है, वह कभी ध्यान नहीं देते हैं। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम। हम लीडर्स टॉक में ऐसे लोगों को लेकर आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सफलताएं अर्जित करी हैं, कठिन परिश्रम के सहारे वह आगे बढ़े हैं और उनसे हम समझते हैं कि वास्तव में वो जो यहाँ तक पहुँचे हैं उसके पीछे भाग्य का बड़ा रोल था या परिश्रम का। आज इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं एसएसटी ग्रुप के चेयरमैन दीपक सिंघल जी। तो दीपक सिंघल जी से हम समझेंगे कि उनकी कंपनी क्या करती है और कहाँ से उन्होंने शुरुआत की और आज जिस मुकाम पर वह हैं वह कैसे पहुँचे। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गौतम जी। तो जो भी आप जानना चाहते हैं मैं तैयार हूँ। नहीं, बिल्कुल जानेंगे, क्योंकि आज आप जैसे लोगों से मुलाकात का मकसद ही यही होता है कि जो आपके पीछे सफलता के राज हैं वो बाहर निकल के आएँ और जो युवा साथी हमारे जो आजकल नौजवान हैं वह आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको आपके जीवनियों से सीख मिले कि आप कैसे आगे बढ़े तो वह कैसे बढ़ सकते हैं। तो दीपक जी, सबसे पहले तो ये बताइए, जो आपकी एसएसटी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है यह क्या काम करती है, किन क्षेत्रों में है? गौतम जी, ये मैं बताना चाहता हूँ कि 1997 में मैंने सोचा कि कुछ भीड़ से हटकर कुछ नया लाया जाए इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में एक जुनून था कि भीड़ में नहीं चलना। तो मैंने काफ़ी एग्जीबिशन अटेंड की, जर्मनी में, चाइना में, ताइवान में, जापान में। तो मेरे दिमाग में आया कि उस टाइम न्यूमेटिक टूल्स जो ऑपरेटेड बाय एयर कंप्रेसर से चलते हैं वो इंडिया में सिर्फ 2-3 कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी थी, जैसे इंगल्स लैंड यूएसए की, आईआर यूएसए की। तो इंडियन कंपनी का इतना दबदबा नहीं था और न ही लोगों को बहुत जागरूकता थी। इसी टाइम काफ़ी ऑटोमेशन कंपनी का इंडिया में आगमन हुआ, जिनको वाइट गुड इंडस्ट्री का काफ़ी आगमन हुआ, एलजी, सैमसंग। तो इनको क्या था, ऑटोमेशन की आवश्यकता थी। तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिकल टूल्स इतने सक्सेस नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर, तो क्यों ना इलेक्ट्रिक से हटकर एक न्यूमेटिक पे मेरे को अपने आप को फोकस करूं मैं। तो मैंने 2002 में तुरंत सारी अपनी थीम चेंज कर न्यूमेटिक में डाइवर्सिफाई किया और मैंने पाया कि दिस इज़ वेरी गुड फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, इंडिया में कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो मेरी कंपनी से 1-2 टूल उनके यहाँ नहीं चल रहे। और ऑटोमेशन में आज एक जब भी पहला नाम आता है तो एसएस टूल का आता है कि एक नई देन दिया एसएस टूल ने। तो एक आपने बताया कि आप टूल्स में काम करते हैं, इसके अलावा भी आपकी कंपनी किन क्षेत्रों में है? तो वैसे तो हमारे यहाँ 3 कंपनी है मेरी मेन, उसमें से एक कंपनी एसएस टूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें बेसिक टूल्स से रिलेटेड काम है, जिसमें ताइवान और जापान या कोरिया से काम करते ही हैं। बट हमने एक कंपनी और है मेरी एसएसटी इम्पैक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो बेसिकली प्रीमियम टूल्स के लिए बनाई थी मैंने। ओके। तो उसमें एक सब हाई वैल्यू टूल्स हैं, तो मैक्सिमम इंपोर्ट हम जापान और कोरिया से करते हैं उसमें। तो उसका भी अच्छा एक गुडविल रेपुटेशन है। तीसरी कंपनी मेरी एवरेस्ट प्रोमोटर प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें हमने थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, जस्ट स्टार्टिंग नाउ रियल एस्टेट के अंदर। तो वी आर परचेज हम एग्रीकल्चर लैंड एंड सो मतलब टूल्स में है, टूल्स के साथ साथ आप रियल एस्टेट में भी एंटर किया है जी। तो दीपक जी, जो आपकी शुरुआत हुई है इस क्षेत्र में वह कहाँ से हुई? आपने जब अपने जीवन की, जैसे कहते हैं ना, पैसे कमाने की जो शुरुआत थी, तो वो कब, कौन से ईयर से शुरू हुई और क्या पहला काम आपने जो किया जिससे आपको पारिश्रमिक या पैसा जो मिला वो किस काम से मिला? इनफैक्ट आई एम बिलोंग टू मिडल क्लास फैमिली। माई स्टार्ट माई करियर अलग विद जॉइंट बाई ब्रदर। तो उसमें हम ट्रेडिंग का काम करते थे सारा। तो उसके बाद मैं ब्रदर से 96 में सेपरेट हुआ, तो मैंने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की अपने आप को। 96 में सेपरेट हुए जी। तो उसके बाद मैंने कोशिश की
कि समथिंग न्यू करूं मैं, जो पहले ट्रेडिशन चल तो रहा था। पहले वो जो ट्रेडिंग भाई के साथ कर रहे थे वो किस चीज़ की ट्रेडिंग थी? ट्रेडिंग ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक टूल्स के अंदर ही, टूल्स के अंदर? हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, okay. पावर टूल्स एंड ओके डिफरेंट जी। कैटेगरीज। तो दीपक जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने ब्रदर के साथ में काम किया ट्रेडिंग का में, और वो भी टूल्स में काम करते थे, तो फिर आपने भी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने कुछ सोचा नया करने की, तो क्या नया करना चाहते थे और फिर क्या नया किया? जैसे मैंने आपको बताया, वी आर स्टार्ट विद सम पावर टूल्स, आई एम नॉट सक्सेस इन पावर टूल्स, तो वी आर डाइवर्सिफाई, और दिमाग में एक जुनून आया कि कुछ ऐसा हटके करूं जो इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं। ओके। तो उस टाइम 2-3 कंपनी होती थी, जैसे आईआर इंगल्सो एंड सीपी चिकागो न्यूमेटिक, ये यूएसए की बेसिक कंपनी होती थी। इंडिया में बहुत कम लोग इसको बनाते थे न्यूमेटिक टूल्स को। तो मेरे दिमाग में विचार आया, तो वी आर फोकस ऑन न्यूमेटिक टूल्स। तो 2002 में 100% मैंने एक जुनून था मेरा एक कि मैंने इस न्यूमेटिक टूल्स को बहुत आगे ले जाना है। तो आई स्टार्ट, आपको बताते हुए मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि स्टार्ट विद 1 or 2 आइटम्स इन न्यूमेटिक टूल्स। तो उसमें मुझे सफलता ये मिली कि मैंने जैसे 100 टूल्स इंपोर्ट किए, तो इमीडिएट वो लिक्विडेट हो गए आते ही। ओके, मतलब जैसे ही आया वैसे ही डिमांड हुई और डिमांड हुई, लिक्विडेट हो गए। तो मेरा थोड़ा सा हौसला बढ़ा, और मैंने उसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ 1 or 2 टूल्स, 17-18 टूल्स का एक छोटा शिपमेंट मंगाया, जिसमें मुझे फिर एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ओके। तो उसमें भी काफ़ी सक्सेस रहा मैं। आफ्टर दैट मेरा ये प्रोसेस स्टार्ट रहा। हर तीसरे महीने जो मेरी शिपमेंट आती थी, मैं 10-20 आइटम वो नहीं डाल देता था। अच्छा। तो नाउ मुझे गौतम जी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज की डेट में एसएस टूल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेरी ग्रुप कंपनीज 1500 टूल्स इंपोर्ट करती है, 1500 टूल्स, जिसमें बहुत से टूल्स ऐसे हैं कि जो बहुत कॉमन नहीं है, जो हम ही उसकी सर्विस आफ्टर सर्विस। तो जो 1500 टूल्स हैं, ये ऑल ओवर पैन इंडिया आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? जी, मेरा डीलर नेटवर्क काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑल इंडिया मेरे करीब 40-50 मेन डीलर हैं, जिनके थ्रू, बड़े बिग डीलर हैं, जिनके थ्रू मैं डीलर चेन के थ्रू ही ज़्यादा काम करना पसंद करता हूँ। 15% में डायरेक्ट मेरा रोल है नॉर्दर्न इंडिया में, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं लाइक एलजी, सैमसंग, होंडा, जिनमें मेरे अपने टूल्स चलते हैं। वो इसलिए कि मैं जानता हूँ कि मेरी स्टैंडिंग कहाँ है, मेरे टूल्स की स्टैंडिंग कहाँ है। तो वी फाउंड, जो मेरे 6 साल मैंने ख़राब किए थे 1996 से 2002 तक, तो 2002 से 2000 तक मेरे लिए प्रीमियम टाइम था। बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं आपने ख़राब किए थे, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ आप भी चीज़ समझते हैं कि आपने ख़राब नहीं किए, उसमें आपने इन्वेस्ट किया, चीज़ों को समझा, सीखने में, समझने में समय लगाया, और जब आप सीख गए, चीज़ों को समझ गए कि क्या मार्केट में डिमांड है, क्या कहाँ से लाएं और कैसे बेचें, तो आपने बेचना तो खैर आपको पहले से ही आता था, बट ये था कि नया क्या दें। फिर जैसे आपने विदेशों में एग्जीबिशंस वगैरह अटेंड करी थी, तो इंडिया में भी आपने अपने एग्जीबिशंस के थ्रू पेनिट्रेट किए टूल्स को? जी सर। तो मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा न्यूमेटिक के प्रति काफ़ी गहरा लगाव था जी। तो इसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने कम से कम 3-4 साल, कोई भी इंडिया में एग्जीबिशन होती थी, लाइक इंटेक्स, द बिगेस्ट एग्जीबिशन, इंडियन टूल्स मैन्युफैक्चर एसोसिएशन द्वारा लगती है ये, तो हर 2 साल अटेंड ईयर में होती है। तो मैंने हर एग्जीबिशन पार्टिसिपेट किया, और स्टेट वाइज जो भी एग्जीबिशन होती थी उसमें पार्टिसिपेट किया, और अपने टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया, एजुकेट किया कस्टमर्स को, डीलर्स को, हर संभव प्रयास किया कि एक जुनून टाइप की ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको समझा पाएँ। ये जो न्यूमेटिक टूल्स आप बोल रहे हैं, ये न्यूमेटिक टूल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा दर्शक भी समझ लें। बड़ा अच्छा है आपने बताया। न्यूमेटिक टूल्स, दैट्स मीन्स, न्यूमेटिक का मतलब है कि दिस इज नेम, एंड न्यूमेटिक टूल्स ऑपरेटेड बाय एयर, ऑपरेटेड बाय कंप्रेशर। कंप्रेशर जो होता है वो इन टूल्स को एयर देता है। तो ये टूल्स ऑटोमेशन में जहाँ मास प्रोडक्शन यूज होती है, तो यहाँ यूज होते हैं, ऑपरेटेड बाय एयर। तो इसमें क्या होता है कि टाइम की हमें बहुत सेविंग होती है, जिसमें मैन पावर कम लगती है, और प्रोडक्शन मास होती है, इसमें प्रोडक्शन मास होती है। दीपक जी, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि किसी भी सफल व्यक्ति को देख के बड़ा चर्चा होती है कि भाग्य बड़ा या कर्म। जो असफल व्यक्ति होते हैं वो अपनी असफलता का ठीकरा भाग्य के सिर पे फोड़ देते हैं कि जी हमारा भाग्य खराब था, और जो सफल लोग होते हैं वो कई बार कर्म को भी तवज्जो देते हैं और भाग्य को भी सराहते हैं। आप
आपकी नज़र में भाग्य और कर्म का क्या स्थान है सफलता के लिए? बहुत अच्छा गौतम जी, बहुत ही अच्छा है। इसे मैं एक जोक भी कह सकता हूँ और मेरा जो सिद्धांत रहा है, मैं तो सैद्धांतिक हमारे जो गुरु हैं कृष्णा जी और राधा जी, इन्हीं पे कर्म कदम चिन्हों पर चलता रहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सिर्फ कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो मेरा एक मानना रहा है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कि ओनली कर्म प्रधान है। तो 70% रोल मैं लाइफ में सोचता हूँ कि कर्म का रहता है। 30% जो रोल जो ना, अगर हमारे कर्म राइट डायरेक्शन में हैं, अगर मैं साफ दिल से कर्म कर रहा हूँ, तो दैट्स मीन्स 30% जो भाग्य है वो ऑटोमेटिक उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो हम सोचें कि खाली भाग्य ही है, सब कुछ है, तो बड़ा डिफिकल्ट है ये कहना। बहुत से मेरे एग्जाम्पल रहे हैं, देखा है मैंने कि लोग ऐसे हैं जो एक दिन में चमक जाते हैं। अनैतिक कामों से जो काम करते हैं वो एक दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ कमा लेते हैं, तो उसको हम भाग्य नहीं कह सकते। तो यानी कि आपके मुताबिक जीवन में 70% कर्म का योगदान है और 30% भाग्य का है, जी, और भाग्य को कर्म के द्वारा भी बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो जैसे मेरा सिद्धांत है, ये सब कुछ निष्क्रिय हो जाएगा। कर्म करेंगे तो भाग्य साथ चलेगा। हो सकता है, जैसे कहते हैं ना, सच छुपता नहीं है, सबको सच को टाइम लगता है आगे बढ़ने में, सत्य को आगे बढ़ने में टाइम लगता है। उसी प्रकार हम कर्म करते रहें, एक समय ऐसा आएगा उस कर्म का जो मल्टीपल है, मल्टीपल में जाएगा वो 2 4 6 8 10 10 टाइम्स। एक अपॉर्चुनिटी भगवान सबको देता है, जो दोनों चीज़ों को मिश्रण है, भाग्य एंड कर्म। बिल्कुल, यानी कि आपने जैसा कहा कि यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपका भाग्य भी निष्क्रिय हो जाएगा। जाहिर सी बात है, भाग्य आपको, अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, बेड पे सो रहे हैं, तो भाग्य तो आपके पास अपॉर्चुनिटी लाकर देगा नहीं, आपको उसके लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। दीपक जी, जब हम समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, कटु सत्य है, बहुत सारे कटु सत्य हैं, बट अभी जो बात कर रहा हूँ ये भी शायद एक कटु सत्य है। मैं समझना चाहता हूँ कि आपका इस पर कैसा अनुभव रहा है। आप देखते हैं ना, जब व्यक्ति सफल होता है, किसी मुकाम पर पहुंच जाता है, तो उसके बड़े सारे रिश्तेदार और दोस्त हो जाते हैं, और जब व्यक्ति असफल होता है, संघर्ष कर रहा होता है, तो लोग उससे बचकर निकलना चाहते हैं। मुश्किल में अगर बंदा फंस जाए तो बचकर निकलना क्या, उससे बहुत ही दूर हो लेना चाहते हैं। तो क्या इस सच्चाई को आप कितना मानते हैं? ये तो गौतम जी कटु सत्य है। जब सफलता आती है तो बहुत सारी चीज़ लेके आती है, मानव में परिवर्तन होता है। तो उसमें सबको तो एक समान नहीं मान सकते हम, काफ़ी जलने वाले भी होते हैं। कल तक तो ये कहते थे यार दीपक क्या है, देखो आज मस्जिद लेके घूम रहा है, हमारा तो दिखता भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर सफल आदमी अपने सभी रिश्तेदारों को कुछ न कुछ देता रहे। तो जलने वाले की जो संख्या है, तो उसमें मेरा ये कहेंगे निराश नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो अपने आप को एक उसी स्थिति में होना चाहिए, सफल व्यक्ति की स्थिति में पॉजिटिव रूप में देखना चाहिए। और जो जलने वाले हैं उनसे भी अच्छा एक सामंजस्य होना चाहिए, जिससे हम अपने को पता हम सफल हैं, हमारा उद्देश्य साफ है। तो बेशक कम हो जाते हैं हो जाए, ज़्यादा होते हैं हो जाए। सफलता होने पे क्या अहंकार भी आता है? डिपेंड करता है कि जैसे मैंने आपको बताया, पैसा आता है तो बहुत कुछ लेके आता है। एक पुरानी कहावत है कि पैसा है तो हुस्न अपना भी आ जाता है, या नाचना है अंग टेढ़ा, तो काफ़ी कहावतें बनी हुई हैं। पैसा आता है तो थोड़ा आदमी में बदलाव भी आता है, वो अच्छी क्षेत्र में मकान चाहता है, अच्छी से लग्जरियस लाइफ जीना चाहता है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो जाता है उसका, तो ऑटोमेटिक वो भी समाज से कट जाता है। अपने जैसा हमने बताया, रिश्तेदारों से, चलने वालों से ऑटोमेटिक कट जाता है। चलने वाले जलते रहे, हमारा तो अपना चेंज हो गया लिविंग स्टैंडर्ड। तो मेरा तो यही कहना है, जो आपने कहा कि चेंज तो हर एक में आता है, बट घमंड की जहाँ तक बात है वो एक स्वाभाविक क्रिया है। तो मैं कहूँगा 90% लोग ऐसे हैं तो जिनमें घमंड नहीं आता। 10% लोग जो ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत सोचते कि पैसा आ गया तो सब कुछ आ गया।
तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। 90% ऐसे लोग हैं जिनमें अहंकार नहीं नहीं आता, आता। लेकिन जो 10% लोग हैं उनमें आ जाता है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि दुनिया में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए दुनिया चल रही है। बिल्कुल ठीक कहा गौतम जी आपने। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस दिन ये बैलेंस बिगड़ जाएगा तो परले आएगी और सारा ये खेल खत्म हो जाएगा। खत्म। दीपक जी, आप यहाँ तक आए हैं, जीवन में बहुत से लोग मिले होंगे, बहुत से लोग छूटे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से आप यहाँ पर हैं। वो कौन लोग हैं आपके जीवन में? बहुत ही अच्छा मुझे लगा। ऐसा होता है कि कोई भी हमारे कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या कितना बड़ा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, चाहे 100 आदमी काम करते हैं, 10 आदमी करते हैं, या 1 लाख आदमी काम करता है हमारे ग्रुप में, हमारा अगर कोऑपरेशन मैनेजमेंट के प्रति अच्छा होगा, हम उनको हैप्पी रखेंगे, तो डेफिनेटली वी कैन ग्रो अप टू द मार्क। क्योंकि हमारे बिजनेस में किसी और का इंटरफेयर नहीं होता। यार दोस्त हैं, भाई बंद हैं, उनका इंटरफेयर नहीं होता। सिर्फ इंटरफेयर है तो हमारे स्टाफ का ही है। तो मेरा एक मानना है कि जो मेरा एक सिद्धांत है कि अगर हम हमारे एक स्टाफ की जरूरत है 100 रुपये, हम उसको 105 रुपये दें। ही कैंट थिंक एनीथिंग, उसको मजबूरी ना आए, सोचना ना पड़े। ही थिंक ओनली बिजनेस बिजनेस बिजनेस, ग्रो माई कंपनी, ग्रो माई बॉस। अच्छे रिलेशन रखिए और सुख दुख में हमारे साथ खड़ा हो। बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि जो मैं आपके आंसर से समझा हूँ कि जो आपके यहाँ तक पहुँचने में जो साथ दिया है, वो आपकी टीम ने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया है, आपको यहाँ तक पहुँचाने में उनका ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। जी सर, मैं तो बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ अपने सभी भाइयों को, अपने दोस्तों को, और अपने समाज को, अपने देश को। और यही कहना चाहता हूँ कि उनको तुच्छ ना समझें। ये ना समझें कि ये क्या है यार, 12,000 सैलरी ले रहा है। अरे वो देखो उसका 12,000 सैलरी का योगदान कितना बड़ा है। आज एक दिन आपके यहाँ चपरासी ना हो तो आप हमारी इंडस्ट्री नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक। आज आपका एक सुपरवाइजर बीमार हो जाए, सारी मशीनें खड़ी हो जाएंगी। तो इन हम छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत दें। ये ना सोचें कि ये किस पोस्ट पे है। सब पोस्टों का सम्मान करें और सबका वर्क एलोकेशन देखें कितना सक्सेस है, और उसको मोटिवेट करते रहें। बिल्कुल आपने सही कहा कि भाई जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर बड़े सारे अंग हैं, हमें पता नहीं लगता कि उनकी क्या ज़रूरत है, उनका क्या काम है, वो कैसे काम करते हैं। अगर हमारे शरीर का एक किडनी काम करना बंद कर देती है तो हम अस्पतालों के चक्कर लगाने लग जाते हैं। एक आँख जो कभी पता ही नहीं लगता है, अगर रोशनी ना दे तो हमें दिखना बंद हो जाता है। छोटा सा जो दिल धड़कता रहता है वो धड़कना बन जाए, है तो जरा सा ही, लेकिन व्यक्ति उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो हर एक का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शरीर के अंदर। उसी तरह से हमारे जो आपने कहा फैक्ट्री है या कंपनी है, उसमें जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उसका उतना ही योगदान है जितना शरीर के किसी अंग का। जी सर, बिल्कुल ठीक है आपने। तीनों चीज़ें ही, जैसे मेरा किडनी, दिल और ये, जी, यही हमारी कंपनी है। हम सोचें ये कंपनी है हमारी। सिंघल साहब, व्यक्ति जब किसी मुकाम पे पहुंचता है, उसकी पीछे उसकी मेहनत होती है, भाग्य भी होता है। आपने खुद ही बताया इस इंटरव्यू में कि भाई 70% कर्म होते हैं और 30% भाग्य होता है। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, दुनिया जहाँ का मानना है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति जब किसी मुकाम पे पहुंचता है, सफलता अर्जित करता है, तो उसके अंदर न कोई खासियत, कोई न कोई काबिलियत होती है जिसकी वजह से वह व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि दीपक सिंघल के अंदर ऐसी क्या काबिलियत है जो आज इस मुकाम पे पहुँचे, जबकि आपके समानांतर उस वक्त काम करते हुए लोग आज वही हैं जहां आपने उनको 20 साल पहले छोड़ा था। अपना ओपिनियन है, अपना काम करने का ढंग है, जो मैंने छुपाया नहीं, शेयर किया है लोगों के साथ। अपने कंपटीटर के आगे भी मैंने स्पष्ट बात किया। कोई पूछता है मेरे से, बता देते हैं भाई ये है। इसके अलावा जैसे बताया मैंने कि मैं ऑप्टोमिस्टिक बहुत ज़्यादा हूँ, भगवान के प्रति विश्वास ज़्यादा है। तो सफलता में सबसे बड़ा ये है कि मार्केट को समझना। लोग कहते मार्केट को समझना। आज लोग कहते हैं यार बहुत कंपटीशन है, मैं कहता हूँ बहुत तो अच्छी बात है।
कंपटीशन है, दैट्स मीन्स काम है। वही आदमी सर्वाइव कर सकता है इस कम्पिटिटिव मार्केट में जो अपनी बेटर सर्विस दे पाए अपने आप को, चाहे आफ्टर सेल सर्विस है चाहे डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें स्ट्रॉन्ग रखिए। जैसे मेरे किसी भी कस्टमर का, डीलर का टेलीफोन आता है शाम को 5 बजे तक, मेरी इच्छा होती है नेक्स्ट डे उसकी टेबल पे 10 बजे मेटेरियल पहुंच जाए। इसे फास्ट सर्विस इंडिया में कोई नहीं देता। आज लॉट ऑफ हमारे कस्टमर डीलर ऐसे हैं जो मुझे गॉड फादर कहते हैं, यू आर स्टार्ट, हमें बिना पैसे ये बिना उसके अपने काम शुरू कराए आज हम इस लेवल पर पहुँचे। हो सकता है मुझसे भी आगे निकल गए वो, बट आई एम हैप्पी कि प्राउडली ये कह सकता हूँ कि वो मुझे गॉड फादर बोलते हैं, तो मुझे लगता है यार मैं आपका गॉड फादर नहीं हूँ, किस्मत आपकी थी, कर्म आपके थे। मैंने तो खाली सिर्फ जो मेरा अपना नेचर है उसको मैंने यूज किया है आपके साथ। तो दीपक जी, आपके उत्तर से मैं यह समझा कि आपके अंदर जो काबिलियत है मेन, वो एक आप अच्छे ऑब्जर्वर हैं, आप लोगों को समझते बड़े अच्छे से हैं, मार्केट को परखते हैं, पारखी हैं एक तरह से ये कह लें, और साथ के साथ आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आप आगे रहते हैं, तो जिससे जो है आपको आगे बढ़ने में मदद मिलती है। जी सर, तो आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है, जो मेरे साथ लास्ट 30 साल से जुड़ा हुआ है ना, डीलर है, कस्टमर है, वो आज तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है ड्यू टू माई बिहेवियर, बिहेवियर, डीलिंग, रिलेशन। तो मैंने कभी किसी का बिजनेस में नुकसान नहीं किया। अगर किसी डीलर ने कहा यार मुझे कम मिला है या मुझे कॉम्पिटिटिव मिला है, तो हम सीधा, हमारा क्या है, यू टेक 10%, ऑर्डर कॉपी दो, 10% मुझसे लो। आपने किसी रेट पर ऑर्डर लिया है, आई फुलफिल योर ऑर्डर। इतना कॉन्फिडेंस क्रिएट किया हुआ है 30 साल से, मेरा कोई भी डीलर किसी दूसरे कंपटीटर नहीं पहुंचा। नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी कि आपने अपने डीलर्स के ऊपर होल्ड बना के रखा हुआ है कि भाई किसी भी हालत में इस डीलर को नाराज नहीं करना है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। सिंघल साहब, समाज में आप रहते हैं, कहते हैं व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। तो जो सामाजिक प्राणी है वो जब तक समाज के लिए कुछ नहीं करेगा तब तक वह कैसे सामाजिक होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जीवन में, आपके सोच में, आपके विचार में सामाजिक सेवा का क्या महत्व है। एक तरफ ये है कि सामाजिक सेवा का क्या महत्व है, जब खास तौर से हर व्यक्ति काबिल है, अपने लिए उसको कमाना है, अपने लिए जीना है, कोई दूसरे के लिए क्यों जिए। तो सामाजिक सेवा क्यों होनी चाहिए और उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। बहुत दिल को छूने वाला आपने गौतम जी को आज एक क्वेश्चन किया है। तो मेरा तो लाइफ का सिद्धांत है, जो भी आदमी अपने लिए सेल्फ के लिए जीता है, मैं उसको अच्छा इंसान नहीं मानता। समाज के प्रति हमारा भी उत्तरदायित्व है कुछ। भगवान ने अगर हमें एक इस काबिल बनाया है कि हम कुछ कर सकें तो हमें करना चाहिए। तो मैंने अपने आप को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 3 पार्ट में, कि 50% फॉर माई फैमिली, 25% फॉर समाज, किसी भी रूप में जो भी मेरे से बन पड़ता है। कोई मेरे साथ आता है तो मैं उसको इनकार नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी ये अपनी वो है, ये भावना कि अच्छे काम के लिए जा रहा है, जाने दो। आज भी मैं तैयार हूँ, कोई मेरे साथ पार्टनर हो, कॉलेज खोलना चाहता हो, स्कूल खोलना चाहता हो, नर्सिंग होम खोलना चाहता हो, आई एम ऑलवेज रेडी। इसके अलावा जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें जुड़ा हुआ हूँ मैं, और पूर्णतः दिखावे के लिए नहीं, नाम के लिए नहीं। हमारे यहाँ बनी हुई एक कहावत है, इस साथ से दे तो साथ को मालूम ना पड़े। तो मेरा भी सिद्धांत यही रहा है कि कहो मत, करो। अभी जस्ट मैंने एक नई, वैसे तो मैं काफ़ी 30-40 संस्थाओं जुड़ा हूँ, सब में काफ़ी मैं प्रधान भी हूँ, ये भी हूँ। हम रामलीला करते हैं अपनी, उसका हम प्रेसिडेंट हूँ। और भी काफ़ी संस्थाएं चला रहा हूँ मैं, इसको डिवोटी हूँ, उसमें भी मैंने काफ़ी कुछ किया लास्ट 15 साल में। तो अभी मैंने जस्ट, मेरे दिमाग में आया, मेरे एक फ्रेंड ने कहा कि यार मैं नया शिफ्ट हुआ हूँ इधर, मेरा यहाँ सर्कल नहीं है दीपक। मैंने कोई बात नहीं नरेश जी, आप बड़ा अच्छा लगा आपने कहा। तो मैंने एक नए ग्रुप की स्थापना की, F16। तो लगभग 4 महीने के अंदर मैंने इसमें 33 बहुत अच्छे लोग जो सामाजिक प्रतिष्ठा रखते हैं, प्लस कुछ करने की भावना है उनमें, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है।
तो मैंने एक ऐसा ग्रुप की रचना की है या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश को थोड़ा सा जागरूक करें, हम कुछ क्रिएटिव वर्क करें। जैसे मोदी जी की पीछे स्कीम थी गोद लेने की गाँवों को या किसी भी उसमें, तो हमारी इच्छा है कि हम जहाँ भी जरूरत है जरूरतमंदों की सेवा करें, फ्री ना बांटें, उनको सक्षम बनाएं, लाइफ सिखाएं को हाउ यू कैन लिव इन ए प्रॉपर वे। जो बेचारे जानते ही नहीं है दिल्ली क्या है, हमको दिल्ली दिखाएं, चाहे वो टीवी के थ्रू दिखाएं चाहे दिल्ली ला के दिखाएं या दिल्ली को वहाँ ले जाएं। तो उद्देश्य मेरा एक है कि कोई भी आदमी आया है, बहुत भगवान ने मौका दिया है, एक अच्छा इंसान आप लोगों को पूर्ण कर पाए। इंसान ही एक ऐसा वो व्यक्ति है इस वर्ल्ड के अंदर जो सब कुछ कर सकता है। तो जो नहीं करते, तो मैं कहता हूँ कि सेल्फ के लिए जीना कोई जीना नहीं है। हम बनी में तो ऐसे ही हम नेम एंड फैमिली जीते हैं, इतने हॉस्पिटल चला रहे हैं। अभी हमने भादगढ़ में गाय के लिए स्पेशल, सर आपने नाम सुना हो, कामधेनु मंगल परिवार, जिसमें गायों के लिए हमने स्पेशल एसी वो बनाया हुआ है, इलाज की पूरी व्यवस्था की हुई है। इतना सोचना ही बहुत है अपने आप में। तो मेरा मानना है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि सभी को आगे बढ़कर इस यज्ञ में आहुति डालनी चाहिए और डालनी ही चाहिए। मतलब सामाजिक सेवा जो बहुत ही ज़रूरी है, सिर्फ अपने लिए ही ना जीते रहें, समाज के लिए भी जीना शुरू करें। आपको क्या लगता है कि सामाजिक सेवा में, समाज में कौन से क्षेत्र में सामाजिक सेवा की आवश्यकता है? किस क्षेत्र में लोगों को आगे आना चाहिए जिससे समाज का भी भला हो और देश का भी भला हो? अभी तक मेरा एक मानना रहा है, मैं जो सोचा 60 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है ये कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं अभी। हम भले ही कहते रहें कि हम वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी में आ जाएंगे, हम वर्ल्ड में नंबर 1 हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, बट जब देखते हैं कि बांग्लादेश भी हमसे आगे है। आज कपड़े की निर्यात में 2nd नंबर है वर्ल्ड के अंदर। सर्जिकल आइटम में पाकिस्तान जो खत्म हो चुका है, सर्जिकल आइटम में इज ए वेरी गुड रेपुटेशन इन सर्जिकल आइटम। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे हम जो हमारे 90% लोग अशिक्षित हैं, जिनको पता ही नहीं कुछ बेचारों को, सिर्फ तसला उठाते हैं, सारे दिन ईंट लगाते हैं, तो उनको शिक्षित किया जा सके, शिक्षित किया जाए। यानी कि आपको लगता है कि एजुकेशन सेक्टर इज मस्ट उसमें लोगों को आगे रीढ़ आना की चाहिए। हड्डी। रीढ़ की हड्डी। सेकंड, हॉस्पिटल, जहाँ से आदमी को जीवन मिलता है। छोटी सी चोट लगी, घबराता है, मर गया। हॉस्पिटल नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम लोग? इसी उद्देश्य से हमने ये 2 हॉस्पिटल बनाए, एक बादागढ़ में ये महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल और महाराजा अग्रसेन, जो अच्छा योगदान दे रहे हैं अपना समाज में, जी। पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय है। तो ये सब हमारा ही मतलब तो शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सेक्टर में लोगों को आगे आना चाहिए और दिल खोल के कंट्रीब्यूट करना चाहिए और पैसे के साथ साथ कहते हैं ना, तन मन धन से इसमें जुटना चाहिए। जरूर सर, और खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए जो 60 साल पार कर गए हैं। जापान में जब 60 साल का हो जाते हैं तो उसका बहुत स्वागत करते हैं, कहते हैं ये सीनियर सिटीजन नहीं है, ये गोल्ड है। तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय, पैसा जो हमारे पास है, हम कंट्रीब्यूट कर पाए। दीपक जी, आपके साथ चर्चा बड़ी जानदार रही और मैं समझता हूँ जो कार्यक्रम दर्शक देख रहे हैं, जो देखते हैं इस तरह के कार्यक्रम हमारे संजीवनी टीवी चैनल पे, तो इसीलिए देखते हैं कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर से जो यहाँ तक पहुँचे हैं सफलता की सीढ़ी में, उनसे कुछ सीख ले सकें। क्योंकि जब हम कुछ नया करते हैं तो हमें सीखने के लिए पूरा जीवन लगाना पड़ता है। लेकिन आज आप 60 साल की उम्र में पहुँचे हैं और एक मुकाम पे पहुँचे हैं, तो आपने जो 20 साल, 30 साल, 40 साल में जो चीज़ें सीखी हैं, वो व्यक्ति 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट के इस इंटरव्यू से वो क्विकली सीख लेते हैं। तो जो युवा साथी हैं, जो युवा एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं या जो काम कर रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? गौतम जी, मेरा तो एक ही मानना है कि आज का युवा बहुत जागरूक है और काफ़ी इंटेलिजेंट है। मैं यही कहना चाहूँगा, वो अपने काम के प्रति निष्ठावान रहे और अपने प्रति निष्ठावान रहे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और
एक बिजनेस में सबसे बड़ा एक फैक्टर आता है सर्विस। जो भी कस्टमर आए, चाहे भले ही वो छोटा हो या बड़ा हो, हम उसको उसी दृष्टि से देखें, कस्टमर इज कस्टमर, बेस्ट सर्विस दे पाए। तो मेरा एक मानना है, मैं सभी अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, 3-4 पॉइंट है लाइफ के अंदर। एक तो टाइम की कीमत को समझें। समय इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, फॉर बिजनेस। सेकंड, कस्टमर, ही नॉट डिपेंड ऑन अस, वी आर डिपेंड ऑन कस्टमर। कस्टमर को छोटा ना समझें। आज हो सकता है वो आपके लिए 100 रुपए का हो, कल हो सकता है 10 लाख का कस्टमर हो। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसा कोऑर्डिनेशन रखिए कि ये मान के चलिए 1% मुझे कस्टमर को देना है, कल का कस्टमर सर्विस के लिए आता है या कोई चीज़ खराब होती है, उसको इमीडिएट चेंज करके दे दे। ये मूल मंत्र है बिजनेस का। अगर हमने सोच लिया कि 1% हमने अपने प्रॉफिट का कस्टमर पर ही खर्चना है, तो ज़िंदगी में कभी वो मार नहीं खा सकता। बिल्कुल, आपने जो कहा कि जो जो चीज़ें आपने बताई कि भाई एक तो ऑनेस्टी रखें अपने साथ, अपने काम के लिए, कस्टमर के लिए, और कस्टमर को हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। तो ये आपने बहुत बड़ी बातें कही हैं। टाइम मैनेजमेंट आपने बताया, क्योंकि कई बार टाइम के चक्कर में भी गड़बड़ें हो जाती हैं। हम टाइम तो सबके पास ही 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार लाइफ में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मुझे कुर्ते पजामे की जरूरत पड़ी, तो किसी ने कहा करोड़ों में रोना मनी है, इज नंबर 1। मैं पहुंच गया 1 बजे, पहले तो उसको 1 बजे दुकान नहीं खुली थी, मेरा इंप्रेशन 50% गिर गया। 2 बजे दुकान खुली, रेपुटेशन अच्छी थी, भाई से कुछ सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, काफ़ी सारे कस्टमर थे, मालिक का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं था, बेचारा करे क्या। तो ऐसा काम करके कि क्या फ़ायदा जो 50% निराश लुट जाए। जितना संभाल सकते हैं उतना ही काम करें, जितना संभाल सकते हैं उतना ही काम करें। जी दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके साथ जो चर्चा रही बड़ी इंस्पायरिंग रही मैं समझता हूँ, और जो इस चर्चा को दर्शक देखेंगे उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद गौतम जी, आपने इतना समय दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपको इंटरव्यू कर पाया हूँ, क्योंकि आप तो खुद ही मोटिवेशनल गुरु हैं हमारे। नहीं, मैं मोटिवेशनल गुरु हूँ वो ठीक है, बड़ा अच्छा लगा प्रभु, लेकिन आप जैसे लोगों से मैं भी ज्ञान लेता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगा जी, धन्यवाद। तो ये थे आज हमारे साथ दीपक सिंघल जी। दीपक सिंघल जी की लाइफ से, उनकी लाइफ जर्नी से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जीवन में आगे बढ़ना है तो जो एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज सफलता के मुकाम पे हैं, उनकी जीवनी पढ़ें, उनके इंटरव्यूज़ देखें, क्योंकि वो जो 40 साल 50 साल में उन्होंने कमाया है वो आपको 1 घंटे के इंटरव्यू में दे पाते हैं या एक किताब में दे पाते हैं, जबकि वही सब सीखने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी गुजार देनी पड़ती है। तो बेहतर है कि हम दूसरों के अनुभवों से सीखें। आप किस तरह के और व्यक्तियों के इंटरव्यूज़ देखना चाहते हैं इस चैनल पे, हमें ज़रूर लिखें, हम उनको आप तक लेकर आएंगे। धन्यवाद, नमस्ते। गौतम जी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आपका। प्रधान जी ने कहा कि गौतम जी आ रहे हैं तो उसका विशेष सम्मान किया जाए, तो उनकी मैं F16 टीम जो हमारी है, फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिसके आप भी मेंबर हैं, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक छोटे से सवाल से आपको एक सवाल धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद और धन्यवाद। एक ये मोमेंटो जो हमारा F16 का है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। जो ये अयोध्या का राम मंदिर है हमारा, उसका ये सिंबल है जी। और इसके अलावा आपने पिछली बार मुझे बताया था कि आप बुंदेलखंड में आपने 5 गांव गोद ले लिए हैं और उनके लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी हमें मार्गदर्शन कीजिए, F16 की पूरी टीम आपके साथ है। धन्यवाद दीपक जी, बिल्कुल ठीक है। जिस तरह के जो गाँव की हमने आपसे लास्ट टाइम चर्चा की थी, आप जैसे समाज सेवियों की वहाँ बहुत आवश्यकता है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वो चित्रकूट में एक ब्लॉक है माणिकपुर, तो माणिकपुर में 5 गांव हैं वहाँ पे। तो कभी मैं चाहूँगा हमारी जो आपकी F16 की टीम है वहाँ चले और वहाँ देखे कि वो लोग किस हालात में और किस तरह से रहते हैं, तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि नहीं, आप जैसे लोगों की आवश्यकता ऐसे गांवों में, रूरल इंडिया में ज़्यादा है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो देश की 70% से ज़्यादा आबादी है रूरल इंडिया में रहती है, तो उन लोगों तक पहुंचना आप जैसे लोगों का बहुत आवश्यक है। ऑलवेज वेलकम गौतम जी, जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा जी, विद इन 1 डे नोटिस। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू आप और आपकी टीम का धन्यवाद। और थोड़ा सा मैं मुंह उठा करना चाहता हूँ, ये हमारे साला सर। धन्यवाद गौतम जी।
और आपकी टीम। धन्यवाद।